बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अयाज़ नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारी आज की वीडियो का उन्वान है दमा यानी एस्थमा। दमा या एस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी एयरवेज़ यानी सांस की नालियों में सोजिश पैदा हो जाती है, यानी इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ को सांस की तकलीफ़, खांसी और बलगम होता है। दुनिया की तकरीबन 7 से 10% आबादी दमे से मुतासर है। दमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें अलामात मसलन खांसी, सांस में तकलीफ़ और बलगम एक मरतबा होने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, कुछ अरसे के बाद दोबारा ज़ाहिर होते हैं। आम तौर पर ये अलामात ख़ुद ब खुद ख़त्म होती हैं या किसी अद्वियात के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाती हैं। इस कैफियत को रिवर्सिबिलिटी कहते हैं, यानी दमा या एस्थमा की एक ख़ास पहचान इसकी रिवर्सिबिलिटी है, यानी इसकी अलामात का एक मरतबा हो के ख़त्म हो जाना और उसके बाद दोबारा ज़ाहिर होना। दमा या एस्थमा एक ख़ास किस्म की एलर्जी जिसको हम एटोपी कहते हैं उसके बायस होता है और इसमें फेफड़ों के अंदर मौजूद सांस की नालियों में मुख्तलिफ़ सब्सटेंसेस या मुख्तलिफ़ केमिकल के बायस हसासियत या हाइपर सेंसिटिविटी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से सांस की नालियों में सोजिश पैदा होती है और उनके साइज़ में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, मरीज़ को खांसी महसूस होती है और उसके साथ बाज़ औक़ात बलगम यानी स्प्यूटम भी आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि दमा एक ख़ास किस्म की एलर्जी होती है। जब भी दमा के मरीज़ का इस एलर्जिक सब्सटेंस से सामना होता है तो मरीज़ को या तो फ़ौरन अलामात शुरू हो जाती हैं दमे की, या फिर 4 से 6 घंटे के बाद दमे की अलामात ज़ाहिर होती हैं। हमारे इर्द गिर्द मौजूद बहुत सी अशिया दमे का बायस बन सकती हैं, जिनमें सबसे कॉमन, सबसे आम हाउस डस्ट माइट्स हैं, जो कि आम तौर पर हमारे पिलोज यानी तकिए में, मैट्रेसेस, फर्नीचर या कालीन में पाए जाते हैं। इसके अलावा मरीज़ों को काकरोचेस से भी एलर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से मरीज़ दमे का शिकार होता है। और इसके अलावा घर में मौजूद पेट्स यानी कैट्स, डॉग्स या दीगर परिंदे जिनको हम पेट्स के तौर पर घरों में रखते हैं, वो भी दमे का बायस बन सकते हैं। इसके अलावा एयर पोलन्स भी बाज़ औक़ात दमे का सबब बन सकते हैं। बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि दमे के मरीज़ में सांस की फ़ौरी तौर पर तकलीफ़ का सबब बनती हैं। मसलन दमे का मरीज़ अगर एक्सरसाइज करे या स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो तो उसको दमे की अलामत ज़ाहिर होनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा मौसम में फ़ौरी तब्दीली, मसलन बहुत ज़्यादा डस्टी वेदर का हो जाना या मरीज़ के फेफड़ों या गले में इन्फेक्शन भी दमे को ट्रिगर करता है। फ़िज़ा में मौजूद धुआं, एयर पोल्यूशन यानी फ़िज़ाई आलूदगी भी दमे का सबब बन सकती हैं। मैंने आपको वीडियो के इब्तदाई हिस्से में बताया है कि दमे में मरीज़ को सांस की तकलीफ़, खांसी और बलगम होता है। दमे की एक ख़ास पहचान इसकी रिवर्सिबिलिटी है, यानी मरीज़ को दमे की अलामात ज़ाहिर होने के कुछ देर या कुछ दिन के बाद ये अलामात या तो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं या अद्वियात के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाती हैं। कुछ अरसे तक मरीज़ ठीक रहता है। इसके बाद किसी भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर या फिर एलर्जिक सब्सटेंस से सामना होने के बाद ये अलामात दोबारा ज़ाहिर हो जाती हैं। दमा या एस्थमा को आम तौर पर क्लिनिकली डायग्नोस किया जाता है, यानी इसकी अलामात सांस में तकलीफ़, खांसी, बलगम और इसकी रिवर्सिबिलिटी से डॉक्टर दमा को तशख़ीस कर लेते हैं। दमे की शिद्दत का अंदाज़ा लगाने के लिए और कुछ मरीज़ों में दमे को तशख़ीस करने के लिए कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं जिनको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, यानी ये इस किस्म के टेस्ट होते हैं जिसमें लंग्स यानी फेफड़ों के अफ़ाल को जांचा जाता है और एक ख़ास किस्म का डिवाइस या आला होता है जिसको स्पायरोमीटर कहते हैं, जिसकी वजह से दमे के अफ़ाल यानी लंग फंक्शंस को जांचा जाता है। इसके अलावा एक दूसरा डिवाइस पीक एक्सपायरेटरी फ्लो मीटर कहलाता है। ये निस्बतन छोटा आला है और ये मरीज़ ख़ुद अपने दमे की सीविरिटी यानी शिद्दत को जांचने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो मीटर से मरीज़ अद्वियात से होने वाले असरात को भी जांच सकता है।
दमे को हम उसकी शिद्दत के लिहाज से तकरीबन 4 कैटेगरी में तकसीम करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जिसको हम इंटरमिटेंट एस्थमा कहते हैं, जिसमें मरीज़ को हफ्ते में 2 मरतबा या उससे कम दमे की अलामात ज़ाहिर होती हैं। दूसरी कैटेगरी जिसको हम माइल्ड परसिस्टेंट एज़मा कहते हैं और इसमें मरीज़ को हफ्ते में 2 मरतबा से ज़ायद बार दमे की अलामात ज़ाहिर होती हैं। तीसरी कैटेगरी जो मॉडरेट परसिस्टेंट एस्थमा कहलाती है, इसमें मरीज़ को रोज़ाना की बुनियाद पर दमे की अलामात यानी खांसी, सांस में तकलीफ़ और बलगम होता है। चौथी कैटेगरी जिसको हम सीवियर परसिस्टेंट एज़मा कहते हैं, इसमें मरीज़ को मुसलसल दमे की अलामात ज़ाहिर होती हैं और ये दमे की सबसे शदीद किस्म है। दमे का इलाज इंतहाई पेचीदा है और इस वजह से जितने भी दमे के मरीज़ हैं उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि वो इलाज सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से करें। दमे की अद्वियात का गलत इस्तेमाल बाज़ औक़ात मरीज़ को नुकसान पहुँचा सकता है। दमे की अद्वियात को हम 2 कैटेगरीज़ में तकसीम करते हैं, जिसमें एक कैटेगरी जिसको हम रिलीवर्स मेडिसन कहते हैं और दूसरी कैटेगरी जिसको हम कंट्रोलर मेडिसन कहते हैं। रिलीवर मेडिसन सिर्फ़ उन मरीज़ों में इस्तेमाल की जाती हैं जिनको इंटरमिटेंट एज़मा हो, यानी उनको हफ्ते में 2 मरतबा या उससे कम बार दमे की अलामात ज़ाहिर हों, या फिर वो मरीज़ जिनको अचानक दमे की अलामात ज़ाहिर हो जाएं। दूसरी किस्म की कैटेगरी जिसको हम कंट्रोलर मेडिसन्स कहते हैं, वो माइल्ड परसिस्टेंट, मॉडरेट परसिस्टेंट और सीवियर परसिस्टेंट एस्थमा के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं और इसमें मरीज़ को मुसलसल अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है, यानी मरीज़ को रोज़ाना की बुनियाद पर अद्वियात इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। दमे की अद्वियात 2 किस्म की होती हैं, एक ओरल मेडिसन यानी उन अद्वियात को हम टैबलेट्स की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी इन्हेलर मेडिसन यानी वो अद्वियात हम पंप या इन्हेलर के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। हमारी सोसाइटी में उमूमन पंप या इन्हेलर के इस्तेमाल को बहुत ख़तरनाक समझा जाता है और बहुत से मरीज़ जब हमारे पास दमा की अलामात के साथ आते हैं तो पंप या इन्हेलर के इस्तेमाल से फ़ौरन इनकार कर देते हैं। हमें यहाँ पर यह बात ज़रूर समझनी चाहिए कि पंप का इस्तेमाल दमे में इंतहाई महफूज है और उसके 2 फ़वाइद हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि पंप या इन्हेलर के ज़रिए दवा की इंतहाई मुनासिब मिक़दार हमारे फेफड़ों या लंग्स में बराह रास्त पहुँच जाती है, और दूसरा फ़ायदा ये है कि दमे में आम तौर पर हमें कोर्टिसोन यानी स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और इन्हेलर या पंप के ज़रिए कोर्टिसोन या स्टेरॉइड बराह रास्त हमारे लंग्स यानी फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और खून में बिल्कुल नहीं पहुंचते, जिसकी वजह से कोर्टिसोन या स्टेरॉइड का मुज़र असरात मरीज़ में ज़ाहिर नहीं होते। ओरल मेडिसन यानी टैबलेट्स के ज़रिए अद्वियात के इस्तेमाल से पहला नुकसान ये है कि दवा की मुनासिब मिक़दार हमारे लंग्स या फेफड़ों में नहीं पहुंचती और अलामात फ़ौरी तौर पे ख़त्म नहीं होती। और दूसरी चीज़ ख़ास तौर पे स्टेरॉइड के ओरली इस्तेमाल से ये अद्वियात हमारे खून में शामिल हो जाती हैं और हमारे लंग्स यानी फेफड़ों के साथ साथ जिस्म के दीगर हिस्सों में भी पहुंचती हैं और उनके मुज़र असरात होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। पंप या इन्हेलर का इस्तेमाल दमे के मरीज़ में इंतहाई महफूज है और ज़्यादातर डॉक्टर्स दमे के मरीज़ों को पंप या इन्हेलर ही इस्तेमाल करते हैं। किसी दमे के मरीज़ को अगर डॉक्टर पंप यानी इन्हेलर तजवीज़ करता है तो उसे वो लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। आज की वीडियो में मैंने आपको दमे के बारे में बुनियादी मालूमात फ़राहम करने की कोशिश की। दमे का इलाज इंतहाई पेचीदा है और इसका तमाम इलाज इस वीडियो में बताना मुमकिन नहीं। आज की वीडियो यकीनन पसंद आई होगी। आपको कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।